हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज से हम कक्षा 12वीं की फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो लगभग दिसंबर तक हम आपका पूरा सिलेबस इसी चैनल के माध्यम से करवा देंगे। और जिसमें जो फिजिक्स है एनसीईआरटी बोर्ड की है। तो एनसीईआरटी जहाँ जहाँ भी चलती है, जिस जिस राज्य में चलती है, तो सभी बच्चों के काम आएगी। तो सभी लोग अच्छे से पढ़ें और अच्छा रिजल्ट बनाएं। तो फिजिक्स में कक्षा 12th की फिजिक्स में पहला चैप्टर है हमारा स्थिर वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ये इकाई 1 के अंतर्गत आता है। इकाई 1 का नाम है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी इकाई 1 का नाम है। इसमें हमारे 2 चैप्टर शामिल हैं। पहला चैप्टर है स्थिर वैद्युत एवं आवेश, स्थिर वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, और दूसरा चैप्टर है हमारा विद्युत विभव एवं धारिता। ये 2 चैप्टर हैं जो इकाई 1 के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए हम बारी बारी से स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर को। तो पहले चैप्टर के नाम से स्पष्ट है कि स्थिर आवेश, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो ये स्थिर वैद्युत क्या है? सबसे पहले तो मन में सवाल उठता है कि जो पहला स्थिर वैद्युत लिखा है इसकी परिभाषा क्या होनी चाहिए, स्थिर वैद्युत क्या है, कोई भी पूछने लगता है। तो हम आपको बता दें कि स्थिर वैद्युत भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेश, आवेशों के मूल गुण, विभव, धारिता आदि का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो भौतिक विज्ञान की उस शाखा को स्थिर वैद्युत कहते हैं। समझ में आ रही? हो जाए परिभाषा याद? ठीक है। क्या है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों, उनके मूल गुण, विभव, विभवांतर और धारिता आदि का अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाती है? स्थिर वैद्युत की कहलाती है। ठीक है। अब स्थिर वैद्युत की परिभाषा के बाद दूसरा सवाल आता है मन में कि विद्युत क्या है। ये विद्युत कहां से आया, कैसे इसका नाम जान पड़ा, कैसे इंसानों को ज्ञात हुआ कि ये विद्युत। तो इसमें देखिए इसके पीछे एक कहानी है, मतलब इसका एक इतिहास है। इस इतिहास में हम पीछे जाएं तो 6वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में? 6वीं शताब्दी में एक यूनान के वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? यूनान के वैज्ञानिक। यूनान देश का नाम सुना? हाँ। तो यूनान के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्या? थेल्स। यूनान के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थेल्स। इनने 6वीं शताब्दी या 600 ईसा पूर्व हम कह सकते हैं, ठीक है, 6वीं शताब्दी में यूनान के वैज्ञानिक थेल्स, जिन्हें यूनान के विज्ञान का जनक कहा जाता है। यूनान में जो विज्ञान चलती है ना, साइंस, उसका जनक, जनक मीन्स होता है पिता। ठीक है। तो उन्हें यूनान के विज्ञान का पिता कहा जाता है, इन्हें, थेल्स को। तो इन्होंने क्या किया कि यूनान में एक महासागर है जिसका नाम है बाल्टिक। महासागर का नाम क्या है? बाल्टिक। तो बाल्टिक महासागर के किनारे एक पत्थर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक पत्थर पाया जाता है। वो कौन सा है? रेजनी पत्थर। क्योंकि वो पीले कलर का है ना, तो उसको रेजनी पत्थर बोलते हैं। ठीक है। तो रेजनी पत्थर एक पाया जाता है। देखो ऐसा लिखा जाता है, रेजनी, रेजनी पत्थर। ठीक है। जिसका नाम क्या है? एम्बर। जिसका नाम क्या है? एम्बर। तो रेजनी पत्थर पाया जाता है जिसका नाम है एम्बर। और ये करता क्या है कि हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। हल्की वस्तुएं जैसे कागज के टुकड़ा हैं, धूल के कण हैं,
पक्षियों के पंख हैं छोटे छोटे। तो इस प्रकार से हल्की वस्तुओं को जी अपनी ओर आकर्षित करता है कौन? एम्बर नामक पत्थर। इन्होंने बस इतने ही खोज कर पाई, इतना ही बताया, इसके बाद इन्होंने और कुछ नहीं बताया। ठीक है, अब ठीक है, एम्बर नामक पत्थर हो गया। अब इस पत्थर को जो मतलब जो एम्बर लिखा है, इसको क्या करते हैं कि फ्रांस की भाषा में, किसकी फ्रांस में ग्रीक भाषा में, ग्रीक भाषा में इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रम। विद्युत को, जो विद्युत है, तो विद्युत को ग्रीक भाषा, एक ग्रीक भाषा का शब्द है इलेक्ट्रम। इनका इतिहास तो यहाँ खत्म हो गया। अब हम विद्युत का नामकरण बताया कि कहां से नाम हुआ। तो एक ग्रीक भाषा का शब्द है ग्रीक भाषा का शब्द है इलेक्ट्रम। ठीक है, इलेक्ट्रम से क्या बना? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रम से क्या बना? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी का हिंदी नाम क्या पड़ा? विद्युत। इलेक्ट्रिसिटी का हिंदी नाम पड़ा विद्युत। तो यदि आपसे कोई पूछे कि विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कहां से उत्पन्न हुआ, तो आपको बताना है कि ग्रीक भाषा के शब्द इलेक्ट्रम से। ठीक है, ग्रीक भाषा के शब्द इलेक्ट्रम से इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा? उत्पन्न हुआ। और फिर इलेक्ट्रिसिटी को हिंदी में क्या कहा जाने लगा? विद्युत। समझ में आई इतनी चीज? ठीक है, तो जो विद्युत का नामकरण संस्कार हुआ यहां से। यहां देखो, इन वैज्ञानिक ने इतने बता पाया कि एम्बर नामक पत्थर है जो हल्की वस्तुओं को क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, इनके बाद और भी कई वैज्ञानिक आए, जैसे विलियम गिलबर्ट आए, सर क्या नाम उनका? थॉमस ब्राउन आए। ठीक है, तो काफी वैज्ञानिक आए, और भी कई आए जिनका नाम नहीं दिया गया है इसमें, लेकिन बस इसी चीज को पढ़ते रहे, देखते रहे, और बाद में फिर एक प्रकार से विद्युत का सीधा विस्फोट सा हो गया बाद में। ठीक है, तो अब अच्छा, ये स्थिर विद्युत, और जो स्थिर विद्युत हम पढ़ रहे हैं, ये स्थिर विद्युत भी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। विद्युत की 2 प्रकार की हो, एक स्थिर विद्युत और एक धारा विद्युत। विद्युत की मतलब पाठ का नाम है ना स्थिर विद्युत की, इकाई का नाम, इकाई एक का नाम। तो विद्युत की भी कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती है विद्युत, एक स्थिर विद्युत और दूसरी धारा विद्युत। स्थिर विद्युत पढ़ेंगे हम इकाई 1 में, और धारा विद्युत पढ़ेंगे इकाई 2 में। यानी इकाई 2 का मतलब है 3 पाठ में धारा विद्युत पढ़ेंगे, तभी हम स्थिर विद्युत पढ़ रहे हैं। तो बस ऐसे वैज्ञानिकों ने खोज की। इसके बाद अब हम देखते हैं कि विद्युत की परिभाषा कैसे दी जाती है। अच्छा, स्थिर विद्युत की परिभाषा देने के लिए हम पहले कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, कि जैसे आप एक बार बताओ कि ठंडों के दिनों में आप ऊनी कपड़े पहनते हो ना? तो ऊनी कपड़े पहनते हो, और जब ऊनी कपड़े उतारते हो तो तुम्हें चट चट की आवाज आती है? देखा कभी? चट चट की आवाज आती है। इसके बावजूद दूसरी चीज देखो, यदि मान लो कि आपकी हथेली है कहीं पे घिस गई, हथेली कहीं पे घिस गई, किसी वस्तु से घिस गई, या फिर आपने दोनों हथेलियों को घिस लिया। ठीक है, घिसने के बाद वो गर्म सी हो जाती है, गर्म सा महसूस होता है हथेलियों में कि नहीं? और जब हथेली को आप ठंडे पानी में डालते हो तो थोड़ा मामूली सा झटका टाइप का लगता है। ऐसा झटका नहीं कि तुम खुद हिल जाओ, थोड़ा सा मामूली सा वैसी झंझनाहट से अपन को महसूस होती है। और एग्जाम्पल जैसे आपने बरसात के दिनों में देखा होगा, जब बादल गरजते हैं ना, तो बादल गरजते तो ऊपर क्या होता है? वायुमंडल के ऊपर बड़े बड़े उसके बर्फ के क्रिस्टल होते हैं, और जब वो क्रिस्टल क्या करते हैं? आपस में टकराते हैं, तो गड़गड़ की आवाज आती है और चिंगारी निकलती है, जिसे तुम क्या कहते हो? बिजली चमक रही। क्या कहते हो? बिजली चमक रही। वो भी तो विद्युत आवेश है। और जब वो बड़ा रूप लेकर जमीन पे गिरता है तो
तो आप कहते हो कि बिजली गिर गई, है ना। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे ये सिद्ध हुआ कि जब हम किसी चीज को रगड़े, अच्छा एक एग्जाम्पल हो, बच्चों का खेल तुमने छोटे में देखा होगा आप लोगों ने कि छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं कि सूखे बाल जिसमें तेल ना लगा हो, बिना तेल लगे, सूखे बालों में यदि हम पेन को घिस लेते हैं या कोई कंघी को घिस लेते हैं, ठीक है, किसी भी चीज को, या हम स्केल को घिस लेते हैं, और घिसने के बाद सूखे बालों में फिर हम नीचे जमीन में डालते हैं तो छोटे छोटे कागज के टुकड़े और धूल के कण उसमें चिपक जाते कि नहीं? यदि नहीं पता हो तो आज प्रैक्टिकल कर लेना घर पे। तेल मत लगाना, नहा के अच्छे शैम्पू से बाल धोना, और धोने के बाद आप तेल मत लगाना, सूख जाए बाल, उसमें आप अपने स्केल को या पेन को रगड़ना, और पेन को रगड़ने के बाद उसको जमीन में डालना जहां धूल हो, तो धूल के कण उसमें चिपक के आ जाएंगे कि नहीं? क्यों आते हैं? इससे सिद्ध क्या होता है? इससे सिद्ध ये होता है कि जब भी हम किसी वस्तु को, किन्हीं दो वस्तुओं को घर्षण कराते हैं, क्या कराते हैं? घर्षण। घिसने का मतलब क्या है? घर्षण। तो जब हम वस्तुओं को घर्षण कराते हैं तब होता क्या है, उसमें कुछ ऊर्जा और कुछ आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? कुछ आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिससे क्या करती हैं वो वस्तुएं, हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगती हैं। यही तो क्या है? विद्युत है, ठीक है। तो इसलिए हम इसे स्थिर विद्युत को घर्षण विद्युत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घर्षण विद्युत। कभी कभी लोग घुमा फिरा के पूछ लेते हैं घर्षण विद्युत क्या है, तो स्थिर विद्युत ही घर्षण विद्युत है। क्यों है? क्योंकि वो घर्षण से उत्पन्न हो रही। कैसे हो रही? घर्षण से उत्पन्न हो रही, इसलिए वो घर्षण विद्युत है। समझ में आ रही? ठीक है। तो हम यहाँ पे स्थिर विद्युत की हमने बात कर ली है। अगर हम विद्युत की बात करें कि विद्युत क्या है, ठीक है, स्थिर विद्युत की परिभाषा आपने क्या दे दी? स्थिर विद्युत परिभाषा ये दे दी है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों के मूल गुणों, विभव, विभवांतर, धारिता आदि का अध्ययन करते हैं, ठीक है, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी उसमें आ सकता है, इनका अध्ययन करते हैं, तो वो क्या कहलाती है? स्थिर विद्युत कहलाती है। और केवल विद्युत की, यदि हम विद्युत की बात करें कि विद्युत क्या है, तो विद्युत उस ऊर्जा को कहते हैं, ठीक है। विद्युत क्या है? एक प्रकार से ऊर्जा है। आपने विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा पढ़ी क्या नहीं पढ़ी? ऊर्जा ही तो विद्युत है। तो क्या कहेंगे हम कि विद्युत उस ऊर्जा को कहते हैं जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत कहते हैं। समझ में आ रही क्या नहीं आ रही? विद्युत क्या है? तो विद्युत वह ऊर्जा है, विद्युत वह ऊर्जा है जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। अपनी ओर आकर्षित करने का गुण किससे उत्पन्न हो रहा है? किससे? ऊर्जा से। किसी भी पदार्थ में, जैसे आपने पेन को बालों से रगड़ा, ठीक है, तो पेन और बाल में आपने घर्षण कराया, तो उसमें क्या हुई? एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। क्या हुई? एक ऊर्जा उत्पन्न। वो ऊर्जा कहाँ आ गई? पेन में। वो ऊर्जा कहाँ आ गई? पेन में आ गई। तो पेन में एक गुण उत्पन्न हो गया, काय का? हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का, ठीक है। तो छोटी वस्तुओं को, यानी हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण जिस ऊर्जा से उत्पन्न हो, वही ऊर्जा क्या कहलाती है? विद्युत कहलाती है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो बताइए, स्थिर विद्युत की परिभाषा समझ में आ गई, विज्ञान की विद्युत की आ गई। ये विद्युत कहाँ से उत्पन्न हुई, किसने देखा, कैसे पता चला कि विद्युत भी होती है, ठीक है। तो इसका इतिहास भी आपको समझ में आ गया कि नहीं? अब करते हैं हम क्या? विद्युत आवेश। आवेश की परिभाषा देते हैं कि आवेश को हम कैसे परिभाषित करेंगे, ठीक है। तो पहली बात तो आवेश क्या है? एक भौतिक राशि है। आवेश क्या है? एक भौतिक राशि है, क्योंकि जितनी भी चीजें मापने वाली होती हैं और भी जो चीजें हैं, जो ये संसार है, ये सब क्या है? एक प्रकार से भौतिक की ही देन है। इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज नहीं है जो भौतिक की देन ना हो। यहाँ तक कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री, इसमें भी जितनी चीजों की खोज हुई, जितने तत्वों की खोज हुई, वो सब किसकी देन है? भौतिक की देन है, ठीक है। अध्याय वो, हाँ, कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा, अध्याय 1 में भौतिक और वायु में संबंध, है ना।
भौतिकी और रसायन में संबंध पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो सब भौतिक की ही देन है, हम खुद एक भौतिक की ही देन है। ठीक है, हमारे शरीर में जो रक्त संचार हो रहा है, ये मांसपेशियां, हर चीज, मतलब ये सब क्या है, एक प्रकार से भौतिक प्रकृति ही तो है। ठीक है, कि अपन मौसम के अनुकूल हो जाते हैं, जैसा मौसम बदलता है वैसे अपन को फील होने लगता है, किसके कारण? भौतिकी के कारण, सब भौतिक है। ठीक है, तो हम विद्युत आवेश यानी आवेश, विद्युत आवेश को हम कैसे परिभाषित करेंगे? तो विद्युत आवेश क्या है? विद्युत लगे ना, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश एक ऐसी भौतिक राशि है, ठीक है, विद्युत आवेश एक ऐसी भौतिक राशि है जिसे ग्रहण कर लेने पर, जिसे क्या ग्रहण कर लेने पर कोई भी पदार्थ हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। समझ रहे? आवेश, विद्युत आवेश एक ऐसी भौतिक राशि है जिसे ग्रहण कर लेने पर कोई भी पदार्थ हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। हाँ, जिसे ग्रहण कर लेने पर कोई भी पदार्थ हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। अच्छा, जैसे तुमने किसी पदार्थ को रगड़ा, तो रगड़ने पर वो क्या करता है? वो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है कि नहीं? किसके कारण? क्योंकि उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? आवेश उत्पन्न हो जाता है। जैसे सुनो, जैसे मान लो कोई बर्तन है, अब उस बर्तन को आपने क्या किया? धूप में रखा तो क्या हो गया? वो गर्म हो गया। अब आप उसको छू नहीं पाते हो, फिर गर्म हो जाता है ना? अब वो गर्म क्यों होता है? गर्म वो इसलिए हो जाता है कि उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल के उसकी सतह पे आ जाते हैं। आते कि नहीं? उसके अंदर से, बर्तन के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निकल के उसकी सतह के ऊपर आ जाते हैं, इसलिए वो गर्म हो जाता है और तुम उसको छू नहीं पाते। चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हमने कहा कि सब भौतिकी का खेल है। हमने वो हम दूसरी भाषा में बोल रहे, हम बताया ना, दो ही बता रहे थे, दो ही चीजें बता रहे। विद्युन्मय का मतलब क्या होता है? विद्युन्मय का मतलब ये होता है कि जब कोई पदार्थ हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगे, उसी को तो विद्युन्मय कहते हैं। हम दोबारा बोलने वाले थे ना, दो ही लिख सकता। ठीक है, तो विद्युत आवेश एक वह भौतिक राशि है जिसे ग्रहण कर लेने पर कोई भी पदार्थ हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है, या कोई भी पदार्थ विद्युन्मय हो जाता है। ठीक है, विद्युन्मय हो जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से सुन लो, विद्युत आवेश एक ऐसी भौतिक राशि है जिसे ग्रहण कर लेने पर कोई पदार्थ विद्युन्मय हो जाता है, या कोई पदार्थ हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, और जिन वस्तुओं में यह गुण उत्पन्न हो जा रहा है, किसका? हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का, वो वस्तु क्या कहलाती है? विद्युन्मय कहलाती है। विद्युन्मय क्या है? विद्युन्मय उस वस्तु को कहते हैं जिसमें हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। जैसे आपने क्या किया कि पेन को आपने बालों में रगड़ा, या सूखी कंघी को बालों में रगड़ा, तो हल्की वस्तुओं को कौन आकर्षित कर रहा है? तुम्हारे बाल कर रहे हैं कि पेन कर रहे हैं? पेन कर रहे हैं हल्की वस्तुओं को आकर्षित। तो विद्युन्मय तुम्हारे बाल नहीं कहलाएंगे, विद्युन्मय कौन कहलाएगी? पेन। चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? विद्युन्मय कौन कहलाएगी? पेन कहलाएगी। ठीक है, तो जिन पदार्थों में अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, वही पदार्थ क्या कहलाता है? विद्युन्मय। वो विद्युत के साथ बतानी थी मैं परिभाषा, लेकिन अभी बता दी, कोई बात नहीं। ठीक है, कभी बताओ पहले चाहे बाद में। वैद्युत और विद्युत एक ही चीज है, चाहे आप वैद्युत लिख दो चाहे विद्युत लिख दो, कछु लिख दो, दोनों लिख सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगा। ठीक है, अब तो यहाँ हमारा विद्युत आवेश निपट गया। ठीक है, अच्छा, आवेश का मात्रक को भी ये सूत्र देख लो क्या होता है, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है ना। तो देखो, इसका आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है बेटा कूलाम। क्या होता है? कूलाम होता है, और इसे हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? सी से। आवेश को नहीं, कूलाम का संकेत सी होता है। आवेश को तो हम क्यू से दर्शाते हैं, स्मॉल क्यू।
ठीक है। तो कूलाम जो है उसका संकेत सी होता है, कभी कभी जैसे नहीं लिखना है हिंदी लो तो इंग्लिश में डायरेक्ट सी लिख दो, ठीक है। विमीय सूत्र की बात करें, विद्युत आवेश का विमीय सूत्र होता है आपका, अरे ये होता है M0 L0 T A, ये होता है आपका आवेश का विमीय सूत्र। अब ये कैसे, क्योंकि एक सूत्र होता है आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय, आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय, तो धारा का हो गया एम्पियर और समय का क्या हो गया कैपिटल T, ठीक है। लेकिन इसको हम विमीय सूत्र में लिखें तो पहले हमें द्रव्यमान का लिखना पड़ता, फिर लंबाई का, फिर समय का, फिर अन्य चीजों का, ठीक है। तो द्रव्यमान है नहीं तो 0 हो गया, लंबाई इसमें है नहीं तो 0 हो गया, अच्छा समय है, धारा गुणा समय होता ना तो T लिख दिया, और फिर धारा का होता है एम्पियर, तो ये हो गया आपका विमीय सूत्र, राइट। अब आवेश को पढ़ लेने के बाद हम देखते हैं कि क्या आवेशों के कोई प्रकार होते हैं, आवेश कितने प्रकार का होता है। तो आवेश हमेशा दो प्रकार का होता है, कितने प्रकार का, दो प्रकार का, एक धनावेश और एक क्या होता है ऋणावेश, दो। लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं बताया, वैज्ञानिकों ने इसके लिए भी एक प्रयोग किया, आवेशों का प्रकार बताने के लिए क्या किया, एक प्रयोग किया। देखिए वो प्रयोग कौन सा है। हाँ, वैज्ञानिकों ने क्या किया कि एक कांच की क्या ली, छड़, एक कांच की छड़ ली, इसको ऐसा दृढ़ आधार से लटका लिया, ठीक है, और कैसे रेशम के कपड़े से रगड़ कर, कैसे रेशम के कपड़े से रगड़ कर, ये कांच की छड़ है, कांच की छड़ यानी गिलास रॉड बोलते हैं जैसे गिलास रॉड, और रगड़ा कैसे इनने, रेशम के कपड़े से, देखते जाना है। अब इन्होंने क्या किया, कांच की एक दूसरी छड़ ली, कांच की एक दूसरी छड़ ली, और इसको भी इन्होंने क्या किया, रेशम के कपड़े से रगड़ा, कैसे रगड़ा, रेशम के कपड़े से। दोनों को रगड़ने के बाद एक को इन्होंने टांग दिया और दूसरी को ये क्या कर रहा है कि पहली छड़ के पास ले जा रहे हैं। दोनों को रेशम के कपड़े से रगड़ा, दोनों कांच हैं, नहीं दोनों कांच की हैं, एबोनाइट का प्रयोग बाद में किया उन्होंने, दोनों कांच की है। अब एक को टांग दिया, लटका दिया दृढ़ आधार से, एक को भी उसके पास ले जा रहे हैं। तो पता है वे क्या देखते हैं, वे ये देखते हैं कि इस छड़ को हम इसके पास ले जाए तो या तो जे हट रही या फिर जे हट रही, मतलब दोनों एक दूसरे से कैसी हट रही, दूर, पिटी का सेट कर रही, दोनों एक दूसरे को दूर हट रही, मतलब ये कहां जा रही, ये इधर जा रही, और ये कहां जा रही, इधर जा रही, समझ रहे, वो उधर भाग रही, ये इधर भाग रही, यानी दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं, पिटी का सेट कर रही है, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने दूसरा प्रयोग किया, ठीक है ना, दूसरा प्रयोग किया। अब की बार इन्होंने क्या किया, एक एबोनाइट की छड़ ली, एबोनाइट भी एक पदार्थ होता है, ऐसा कांच वगैरह होती, ऐसी एबोनाइट एक पदार्थ होता है। तो इसमें क्या किया इन्होंने, एक एबोनाइट की छड़ ले ली, और इसको भी रेशम के कपड़े से वो दृढ़ आधार से लटकाया और रगड़ के, कैसे, बिल्ली की खाल या ऊनी कपड़े से, कुछ भी कर सकते हो, एबोनाइट की छड़, काय किया जे, एबोनाइट की, रगड़ा कैसे इन्होंने, बिल्ली की खाल या ऊनी कपड़े, ठीक है, या का मतलब है कि बिल्ली की खाल से भी रगड़ सकते हैं और ऊनी कपड़े से भी, दोनों है, ठीक है। तो इन्होंने इसको एबोनाइट की दूसरी छड़ ली, और इन्होंने क्या किया, बिल्ली की खाल या रेशम के कपड़े से रगड़कर इसको दृढ़ आधार से लटका दिया। अब इसी प्रकार वो क्या करते हैं कि एक और एबोनाइट की छड़ लेते हैं, ठीक है,
एक और एवोनाइट की छड़ लेते हैं, उसको भी वे बिल्ली की खाल या ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं। रगड़ने के बाद जब उस छड़ को इस छड़ के पास ले जाते हैं, जब दोनों रॉडों को मतलब दूसरी रॉड को पहली रॉड के पास ले जाते हैं, तो होता क्या है, होता ये है कि ये इससे क्या भाग रही, दूर। इसमें भी दोनों में क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण। देखो ये यहां भाग रही और ये इस साइड भाग रही, राइट, दोनों दूर दूर जा रहे हैं, तो इसमें भी प्रतिकर्षण होगा। तो ये दो प्रयोग हो गए, मतलब इसमें प्रतिकर्षण हो रहा है, इसमें प्रतिकर्षण हो रहा है। अब उन्होंने तीसरा प्रयोग फिर से, अब वैज्ञानिक हैं, उनको तो काम ही है, एक बार सक्सेस नहीं हुआ दोबारा करो, दोबारा नहीं भाई तीसरा करो, चौथा करो, ये तो कई साल तक लग जाते, वैसे वैज्ञानिक थोड़ी बन जाते, ठीक है, उनकी पूरी जिंदगी एक खोजी कैद में निकल जाती। अब उन्होंने तीसरा प्रयोग क्या किया कि एक छड़ उठाई इनमें से और एक छड़ को उठाया इसमें से, राइट, ये कांच की है और रेशम कपड़े से रगड़ी है, ये एवोनाइट की है, बिल्ली की खाल या ऊनी कपड़े से रगड़ा है, तो इसको उठाया इसको, तो देखिए ये काय की है, कांच, ये क्या है, एवोनाइट, ठीक है। इन दोनों छड़ों को एक कांच का उठा लिया और एक एवोनाइट का उठा लिया और दोनों को एक दूसरे के पास ले गए, तो होता क्या है कि ये भी इधर, हाँ, एवोनाइट भी कोई धातु होती, जैसे पारा कांच हो वैसी एवोनाइट, ठीक है। तो ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित, क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित कर, मतलब ये भी इधर ही आ गई, ये भी इधर आ गई, दोनों एक दूसरे से क्या हो गई, चिपक गई, यानी आकर्षित कर लिया, ठीक है। तो इसमें प्रतिकर्षण हो रहा था, इसमें प्रतिकर्षण हो रहा था, तो इन दोनों में क्या हो गया, आकर्षण। तब वैज्ञानिकों ने इनका नाम दिया, दिमाग लगाया कि अरे यार जब ये प्रतिकर्षण कर रही, ठीक है, तो इसमें समानावेश होगा, ये प्रतिकर्षित कर रहे हैं तो इसमें भी समानावेश होगा, और ये जब आकर्षित करें दोनों क्या होंगे, विपरीत यानी असमान आवेश होंगे। तो फिर उन्होंने बताया कि कांच में क्या होता है, प्लस आवेश, और एवोनाइट में क्या होता है, माइनस आवेश, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जब आप कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हो तो इसमें क्या हो जाता है, प्लस आवेश उत्पन्न हो जाता है दोनों में। जब आप एवोनाइट की छड़ को कैसे रगड़ते हो, बिल्ली की खाल या ऊनी कपड़े से रगड़ते हो, तो इसमें भी क्या हो जाता है, ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, दोनों में ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। तो देखो माइनस और माइनस में क्या हुआ, प्रतिकर्षण, प्लस और प्लस में क्या हुआ, प्रतिकर्षण, जबकि प्लस और माइनस में क्या हुआ, आकर्षण। इससे फिर उन्होंने एक बात लिखी, क्या लिखी कि सजातीय आवेशों में हमेशा क्या होता है, प्रतिकर्षण, और विजातीय आवेशों में हमेशा क्या होता है, आकर्षण। तो ये चीजें आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, कभी कभी पूछ लेते हैं पेपर में, पूछ लेते हैं पेपर में, ठीक है, कि सजातीय आवेशों में क्या होता है, विजातीय आवेशों में क्या होता है। तो ऐसे हमें पता चला कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक धनावेश और नंबर दो क्या होता है, ऋणावेश। धनावेश क्या कहलाता है, जब वो रेशम के जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो उसमें उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। देखो धनावेश, अब जब कांच की छड़ से रगड़ा तो धनावेश तो कहते हैं, लेकिन इसको दूसरा काचाभ आवेश भी कहते हैं। कौन सा कहते हैं, काचाभ आवेश, जो उसका दूसरा नाम है। देखो काचाभ, ये काचाभ आवेश है, धनावेश या काचाभ। नंतर आप सोचोगे सर ये काचाभ क्या है, आपने तो बताया ही नहीं, ठीक है ना। तो क्योंकि चूंकि कांच की छड़ में होता है ये आवेश, इसलिए इसको काचाभ आवेश भी बोलते हैं। और ये क्या होता है, एवोनाइट की छड़ में होता है ये आवेश, ऋणावेश जो है वो एवोनाइट की छड़ में होता है, इसलिए इसे ऋणावेश बोलते हैं, या रेजनी,
रेजनी आवेश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजनी, रेजनी ऋणावेश या रेजनी आवेश भी बोलते हैं। क्लियर? तो ये हो गया आपका आवेश की परिभाषा और आवेश के प्रकार। अब बताओ अब और कौन सी रहेगी उसमें प्रकार होने के बाद? वो भी समझा लें। अच्छा, हाँ, तो आपकी बुक्स में एक चीज और रहेगी, चालक, कुचालक और अर्धचालक, जो क्या कहलाते हैं। जो छोटी छोटी परिभाषाएं थोड़ी ऐसे ही देख लो आप कि चालक किसे कहते हैं? जिन धातुओं में या जिन पदार्थों में विद्युत आवेश का क्या हो जाए? प्रवाह। जिसमें विद्युत आवेश बहे वही क्या है? चालक है। जिसमें विद्युत आवेश ना बहे, अब जैसे मान लो एल्युमिनियम के तार हैं तो एल्यूमिनिया है, ठीक है, और धातुएं है, सोना है, जैसे पानी है, तो इनमें तो क्या होता है? विद्युत आवेश प्रवाहित हो जाता है कि नहीं? लाइट आती है ना इनमें, तो ये क्या कहलाते हैं? चालक। कुचालक की बात करें तो जो अपने में से विद्युत आवेश को प्रवाहित ना होने दे या जो अपने में विद्युत आवेश को ना बहने दे वही क्या कहलाता है? कुचालक कहलाता है। जैसे लकड़ी है, लकड़ी में कहूं लाइट आउट नहीं आउट, लेकिन गीली हो जाए तो फिर आ जाए। प्लास्टिक है, प्लास्टिक में कभी लाइट आती? कांच में कभी लाइट आती? मतलब इसमें क्या होते? विद्युत आवेश नहीं बहते, ठीक है। इसलिए ये क्या है आपका? विद्युत रोधी या कुचालक। अर्धचालक किसे कहते हैं? अर्धचालक कैसे? कि जिनकी चालकता चालक और कुचालक के बीच में हो। चालकता मतलब प्रवाहित करने विद्युत क्या नाम, विद्युत आवेश का बहने का गुण क्या कहलाती है? चालकता कहलाती है। तो जिसकी चालकता चालक और कुचालक के बीच में हो वही क्या कहलाता है? अर्धचालक। अर्ध माने आधा आधा, ठीक है। जिसकी चालकता चालक और कुचालक के बीच में हो वही क्या कहलाती है? अर्धचालक। बस और कुछ? भूसंपर्कण क्या है? भूसंपर्कण, तो आपने भूसंपर्कण के बारे में वैसे देखा तो होगा, आप नाम से समझ नहीं पा रहे इसको। देखो, भू संपर्कण, भूसंपर्कण क्या है? तो आपने देखा होगा कि जैसे हमारे घरों के आजू बाजू में जो खंबे होते खंबे, उन खंबों के पास एक खंबे के पहले सिरे से एक तार लगाया जाता है मोटा, जो कैसा होता है? कुछ चालक होता है और कुछ क्या होता है? कुचालक, ठीक है। उस तार को हम क्या करते हैं? उसका संपर्क कहां से कर देते हैं? जमीन से। उसका संपर्क जमीन से कर देते हैं बस। जिससे होता क्या है कि बरसात के दिनों में जैसे बिजली वगैरह चमकती है ना, बादल गरजते हैं तो बिजली का डर लगता है, तो मतलब जो मतलब जितना चाहिए लाइट जलाने के लिए आवेश उतना हो। यदि उससे ज्यादा जो धनावेश है वो ज्यादा यदि आवेश आता है तो वो उस तार के माध्यम से कहां चला जाता है? जमीन में चला जाता है, जिससे जनधन को कोई हानि नहीं होती, इसलिए लगाया जाता है। उसी तार को हम क्या बोलते हैं? भूसंपर्कण बोलते हैं। परिभाषा पढ़ो एक बार, बुक्स में लिखिए। ठीक है, यानी किसी आवेशित पदार्थ को, ऐसा पदार्थ जो क्या है? आवेशित। तो किसी आवेशित पदार्थ को किसी चालक के माध्यम से, चालक माने जिसमें धारा प्रवाहित होती है, तो चालक के माध्यम से कहां जोड़ दिया जाता है? पृथ्वी में जोड़ दिया जाता है, जिससे उस आवेशित पदार्थ का जो आवेश है, ठीक है, तो समस्त आवेश है वो कहां चला जाता है? जमीन में, भूमि में चला जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? भूसंपर्क। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जहां लाइट का खंभा होता है वो तार लगा होता है, जहां पे लंबा वाला जमीन में गड़ा रहता है, जो वहां पे कभी बिजली नहीं गिरती है। देख लेना, जो अपने सिग्नल वाले जो टावर है ना, उन टावर के पास भी ऐसे ही होता है, वो लगा देते हैं ना वो तार, ठीक है। तो वहां पे भी आपने कभी देखा होगा जहां जहां टावर होते हैं वहां के एरिया में बिजली नहीं गिरती, उसी के कारण है। आसपास में, जाना नहीं, आधा 1 किलोमीटर के आसपास में।
उतना भी 1 किलोमीटर भी नहीं चलता, आधा किलोमीटर शायद 400-500 मीटर के एरिया में, नहीं यहाँ और ज्यादा में चल जा, 1 किलोमीटर तक हो सकता, चल सकत ना। अब जैसा जोन सा क्वालिटी वाला लगा और आपने शहरों में देखा होगा जिनके 5-5, 6-6 मंजिल मकान बनते थे, 5-5, 6-6 मंजिल मकान, बस वे भी लगवाते, क्योंकि 5-6 मंजिल मकान तो हो जाता है वो पेड़ से भी ऊपर, तो उस पर तो बिजली गिरने का डर है ना, इसलिए लगवा देते हैं। अच्छा, तुमने एक चीज देखी होगी, अपन कहते हैं कि सबसे ज्यादा पेड़ों पर ही बिजली क्यों गिरती है, ठीक है, अपने मन में जरा सोचो कि पेड़ ही पे बिजली क्यों गिरती है। तो देखो, इसका भी एक साइंटिफिक रीजन है पेड़ पे बिजली गिरने का, और अधिकतर कहाँ गिरती, महुआ के पेड़ पे, महुआ पे गिरती क्या नहीं, लेकिन ऐसा तो नहीं है पता हमें ना, ऐसा मानते हैं हम, तो ये मानते हैं सबसे ऊंचा पेड़ होगा उसी पे बिजली गिरेगी, सबसे ऊंचे पेड़ पे। अब होता क्यों है, देखो जमीन में क्या होती है, अर्थिंग, जमीन में अर्थिंग होती है नहीं, जैसे तुम्हें पता है कि जब भी हमें लाइट वगैरह चलाना हो तो हम क्या करते हैं कि फेस ले लेते हैं ऊपर से, और जमीन में वो क्या करते हैं, गड्ढा खोद के उसमें पानी डाल देते, उसमें नमक डाल देते और डाल के हैं, और उसमें एक हम लोहे की छड़ गाड़ देते, उससे फिर क्या करते, कनेक्शन कर देते, तो घर में अर्थ आने लगता। देखा है ऐसा, बहुत जगह करते तो जमीन में होता है, जमीन में होती है अर्थिंग यानी माइनस आवेश, ठीक है, अर्थिंग माने माइनस आवेश और प्लस माने होता है फेस। अब जमीन में होती है अर्थिंग, अब जमीन में लगा है पेड़, पेड़ कहाँ लगा है, जमीन में अंदर तक, अब वो पेड़ सबसे ऊंचा होता है, पेड़ तो ऊंचा होता है कि नहीं, अब ऊंचा पेड़ होगा और जब पानी गिरेगा, पानी गिरेगा तो पूरा पेड़ क्या हो जाएगा, भीग जाएगा, भीग जाएगा कि नहीं। अब पेड़ भीग गया तो आपको पता है कि जल तो विद्युत का चालक होता है, तो वो माइनस आवेश पूरी जमीन में हो जाता है, पूरे पेड़ में हो जाता है, पेड़ पे फैल जाता है पूरे माइनस आवेश। लेकिन अपन को ऐसे नहीं लगता, उसको प्लस चाहिए तब लगता, नहीं तो नहीं लगेगा। अब माइनस आवेश पेड़ तक हो गया, पेड़ सबसे ऊंचा है, अब वहां से वहां पे बरसात में क्या हुआ कि बिजली चमकी, बादल गरजे, गरजे तो हो सकता है कि बिजली की एक चिंगारी नीचे गिरेगी, तो वो तो प्लस आवेश है का नहीं। अब प्लस माइनस में क्या होता है, आकर्षण हो, तो उस बिजली को खींचेगा पेड़ की नहीं अपनी ओर, पेड़ अपनी ओर खींचेगा, इसलिए तो वो गाछ गिरती है, ठीक है। तुमने कभी ये सुना कि ऐसे मैदान में गिर गई, रास्ते में मैदान में गाछ गिरी, नहीं सुना ना, कभी नहीं होता है, बारीक चांस कभी कभी जब ज्यादा बड़े रूप में बिजली आती तो भली गिर सकती है, पर नहीं ऐसे नहीं गिरती। अधिकतर बिजली कहाँ गिरती, पेड़ों, एड़ी नहीं है जरूरत, यदि तुम्हारा मकान भी 5-6 मंजिल होगा, खूब ऊंचा होगा, तुम्हारे मकान पे भी गिर सकती है बिजली, ठीक है, आपके मकान पे भी बिजली गिर सकती है, क्यों, क्योंकि मकान की छतें भी तो गीली हो जाती बरसात के मौसम में, तो वहां से अर्थिंग मिली और ऊपर से आया प्लस आवेश, तो उसने क्या किया, दोनों को आकर्षित किया तो बिजली गिर गई, ठीक है। इसीलिए ये भू संपर्कण तार का प्रयोग किया जाता है, जिसे कहते हैं हम क्या, तड़ित चालक, क्या कहते हैं इसे, तड़ित चालक। इसका दूसरा नाम है प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, भू संपर्कण, और इसको कहते क्या है, तड़ित चालक। इस तार को जो लगाया जाता है उसको तड़ित चालक बोलते हैं। तड़ित चालक का मतलब होता है बिजली से बचाने वाला। आपको पता है खंबा पर तो अर्थ भी और फेस भी है का नहीं, वो भी तो बिजली को आकर्षित करेगा, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है, राइट। तो इतने टॉपिक समझ में आ गए, और कुछ बचा है इसमें, चलो।